अच्छा अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने कॉज एंड इफ़ेक्ट कॉज एंड इफ़ेक्ट हाइपोथेसिस पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ लिया, हाइपोथेसिस जनरेट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज़ कंसेप्चुलाइजेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन एंड रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ये जस्ट हम जल्दी से ही गो थ्रू करेंगे क्योंकि इसको इतना इन डेप्थ और इतना ज़्यादा डिटेल में हमने पढ़ना नहीं है। ठीक है। बाकी उसके बाद हमारे दो टॉपिक्स रह जाएंगे, दैट नहीं, एक हमारा रह जाता है सैम्पलिंग का, और फिर आपका सर्वे और एक्सपेरिमेंट, तीन टॉपिक्स आपके रहते हैं इसमें। वो भी इंशाल्लाह इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा कोर्स आपका। ठीक है। अच्छा, कंसेप्चुलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग क्लियर रिगोरियस सिस्टमैटिक कंसेप्चुअल डेफिनेशन फॉर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब आपका जो एक बेसिकली कंसेप्चुलाइजेशन होती है कि आपका जो भी आइडिया, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है या कॉन्सेप्ट है जो आप ले रहे हो, ठीक है, लाइक आपकी जो आपने एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया, ठीक है, फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट में से आपने निकाला अपने लिए जो है वो निकाली, क्या कहते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकाली, ठीक है। तब उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से आप जो जिन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना चाह रहे हो ना, वो कॉन्सेप्ट की एक यूनिवर्सल डेफिनेशन होती है और एक डेफिनेशन होगी जो आपका आइडिया है कि आप किस चीज़ के ऊपर काम करने चाह रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल कंसेप्चुलाइजेशन हम कहते हैं कि लेट्स सपोज कि मैं कहती हूँ कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, ठीक है। अच्छा, अब उसमें मैं टॉपिक ले रही हूँ, मेरी मेरी जो प्रॉब्लम है वो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ जो कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसकी इंक्रीजिंग रीज़न क्या है। मैंने एक रीज़न, एक मेरी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो यही बनती है कि मैं ये फाइंड करना चाह रही हूँ कि रीज़न जो है मेरे हिसाब से दैट इज़ कि लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन जो है वो सेक्सुअल अब्यूज़ को इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर हम बच्चों को प्रॉपर तालीम दें, उनको समझाएं कि वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम सोसाइटी में जितना भी कर लें, हम पनिशमेंट को अगर अभी इतनी जल्दी, अगर आप पनिशमेंट की इम्प्लीमेंटेशन नहीं ला सक रहे या अगर आप क्रिमिनल को इतना नहीं रोक सक रहे, तो आप इसको क्राइम को रिड्यूस कर सकते हो बच्चों को स्ट्रॉन्ग बना के, कि आप उनको इतना को एजुकेट करो कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना। तो मैं अब ले रही हूँ, लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मैं ले रही हूँ सेक्स एजुकेशन को टू रिड्यूस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। अब सेक्स एजुकेशन की एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है, ठीक है। अब उस यूनिवर्सल डेफिनेशन को अगर मैं लेके अपने पार्टिसिपेंट से बात करने जाती हूँ तो वो लोग मुझे गलत भी समझेंगे, वो लोग मुझे हो सकता है समझे कि मेरा टॉपिक ही गलत है, या मैं बच्चों को गलत तालीम देना चाह रही हूँ, मैं कोई फहाशी फैलाना चाह रही हूँ या कुछ भी, ठीक है। तो इन दैट मैनर हम अपना एक कंसेप्चुलाइज डेफिनेशन बनाते हैं कि फिर हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए सेक्स एजुकेशन से मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब ये है कि मैं इन बच्चों को दीन के दायरे में या अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पर्सपेक्टिव या दीन से मदद लेके मैं उनको प्रोटेक्शन की तालीम दूं ताकि वो गलत रास्ते से बच सकें। सो ये जो मैंने डिफ़ाइन किया दैट इज़, मैंने अपने एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, अपने कॉन्सेप्ट को एक सिस्टमैटिक वे में अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सप्लेन किया। सो इसको हम कहते हैं कंसेप्चुअलाइज करना, ठीक है, यानी अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग कंसेप्चुअलाइज करना, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कंसेप्चुअल डेफिनेशन, अ केयरफुल सिस्टमैटिक डेफिनेशन ऑफ अ कंस्ट्रक्ट दैट इज़ एक्सप्लिसिटली रिटन डाउन, ठीक है। एक केयरफुल, अब ये जो आपका आइडिया है इसको जब आप एक केयरफुल सिस्टमैटिक डेफिनेशन, यानी आप अपने वर्ड्स में एक उसकी प्रॉपर डेफिनेशन बनाते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो, जो आप अपनी रिसर्च में भी ऐड कर रहे हो, आप अपने पार्टिसिपेंट्स को भी बताना चाहते हो, और जो आपकी रिसर्च को रीड करेंगे आप उन्हें भी बताना चाहते हो कि ये वो टर्म है जो मैंने यूज़ की और ये टर्म अकॉर्डिंग टू मी ये थी, ठीक है। लाइक अगर हम वायलेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो अब मैं कहती हूँ कि
मैं इमोशनल वायलेंस के ऊपर काम करना चाह रही हूँ, तो मैं बताऊँगी कि ये एक डेफिनेशन है इमोशनल वायलेंस की, और मैं क्या फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, क्योंकि इमोशनल वायलेंस के ऊपर तो और 50,000 दुनिया में लोगों ने काम किया होगा, तो मैं क्या नया कर रही हूँ। तो उस नया करने के लिए मुझे अपनी डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी होगी कि मैं इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाह रही हूँ। ठीक है, अब आप लोगों ने करना ये है कि आपने भी बिल्कुल ऐसे ही जो मैंने एक्सप्लेन किया एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट लेना है, उसमें से अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेनी है, और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से आपने आपका जो वेरिएबल है उसकी एक यूनिवर्सल डेफिनेशन, और फिर उसको आप अपने आइडिया के अकॉर्डिंग जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो कैसे कंसेप्चुलाइज करोगे, ये आपने बना के सबमिट करना है। ठीक है, अच्छा, और मैं बताऊंगी इन सबमिशन के नंबर कहाँ लग रहे हैं। अच्छा, सेकेंड आ जाते हैं ऑपरेशनलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम अ कंस्ट्रक्ट कंसेप्चुअल डेफिनेशन टू स्पेसिफिक एक्टिविटी और मैयर डेट अलाउ अ रिसर्चर टू ऑब्जर्व इट एम्पेरिकली। अच्छा, अब ऑपरेशनलाइजेशन क्या होती है। ऑपरेशनलाइजेशन लिंक्स अ कंसेप्चुअल डेफिनेशन टू अ सेट ऑफ मेजरमेंट टेक्निक्स और प्रोसीजर। बेसिकली अब आपने जब वो डेफिनेशन अपनी कंसेप्चुलाइज कर ली, तो उसको आप ऑपरेशनलाइज कैसे करोगे, ये है द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम अ कंस्ट्रक्ट कंसेप्चुअल डेफिनेशन टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ और मेजर्स दैट अलाउ अ रिसर्चर टू ऑब्जर्व इट एम्पेरिकली। अब मैंने जब ये एक्सप्लेन कर दिया कि मैं सेक्स एजुकेशन को इस तरह से ले रही हूँ कि मैंने कंसेप्चुलाइज किया, अब मैं इस वेरिएबल को ऑपरेशनलाइज कैसे करूँगी, अब मैं इससे रिलेटेड मेजरमेंट फाइंड आउट करूँगी कि मैं इसको कैसे मेजर कर सकती हूँ, मैं कैसे लोगों से उनका आइडिया ले सकती हूँ, कि मैं कैसे ऑब्जर्व कर सकती हूँ कि मैंने जो ये कंसेप्चुलाइज किया डेफिनेशन, इसको लोग कैसे लेते हैं, इसको कितना समझते हैं। अब उसको ऑपरेशनलाइज क्या करना होगा, आप उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हो। अब आप ये देख रहे हो कि इसमें आप लोगों के इंटरव्यूज़ के थ्रू आप जो हो उनसे पता कर सकते हो। ये आपकी ऑपरेशनलाइजिंग है ना, कि आप कौन से मेजरमेंट यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब वेरिएबल ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है, वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एक्शन टू मेजर और इंडिकेट इट इन एम्पिरिकल वर्ल्ड। कि ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा वेरिएबल जिसको आप किसी स्पेसिफिक एक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो, ताकि आप एम्पिरिकली उसको स्टडी कर सको। ठीक है, कि लाइक आप देखो, मैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं उसके साथ मेजरमेंट अटैच कर रही हूँ जो कि सिर्फ मेरी रिसर्च के लिए। लाइक मैं ये कहती हूँ कि मैं जो है एक वर्कशॉप करवाती हूँ, या मैं बच्चों के साथ एक सेशन रखती हूँ, और उसमें मैं बच्चों से पूछती हूँ कि आप लोगों को सेक्स एजुकेशन के बारे में क्या पता है, या आप अपनी प्रोटेक्शन कैसे करती हो। या मैं पेरेंट्स के साथ रखती हूँ एक सेशन, और मैं पेरेंट्स से पूछती हूँ कि वो अपने बच्चों को किस तरह से समझाते हैं प्रोटेक्शन करना, या किस तरह से ऐसी बातों के ऊपर, ऐसे सेंसिटिव इशू के ऊपर उनसे बात करते हैं। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरी ऑपरेशनलाइजेशन है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, अच्छा, इसके बाद आ जाती है आपकी रूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, स्टैंडर्ड्स दैट रिसर्चर्स यूज टू कनेक्ट एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट विद मेजरमेंट ऑपरेशन इन एम्पिरिकल सोशल रियलिटी। आपके रूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस वो होते हैं जिसमें वो स्टैंडर्ड्स जो आप खुद सेट करते हो कि आपने अपनी बनाई हुई डेफिनेशन को कैसे के साथ कौन से मेजरमेंट्स अटैच करने हैं, ताकि आप सोशल रियलिटी जो है, मतलब आप सोसाइटी से वो डाटा ले सको जो आप जानना चाह रहे हो। ठीक है, अब रूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, ये वही चीज़ है कि आप सोच रहे हो कि मैं पेरेंट्स से वन ऑन वन बात करूं, ग्रुप में बात करूं, एक सेशन रख के बात करूं, फिर मैंने कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, कौन सी चीज़ों को मैंने उनके सामने रेफरेंस रखना है, दैट इज़ माय रूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस होता है टाइप ऑफ हाइपोथेसिस दैट एक्सप्रेसेस वेरिएबल एंड द रिलेशनशिप अमंग देम इन एब्स्ट्रैक्ट इन कंसेप्चुअल टर्म। कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस आपका होता है कि जिसमें वेरिएबल्स आपके, ये हाइपोथेसिस आप बाद में बनाते हो, जिसमें आपके वेरिएबल्स जो हैं वो रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं जो आपकी कंसेप्चुअल टर्म के अकॉर्डिंग है। जैसे मैं कहती हूँ, मैंने ये रिलेशन मैंने बनाया है ना, कि सेक्स एजुकेशन
जो है वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को डिक्रीज़ कर रही है या इंक्रीज़ कर रही है। ये कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस है मेरा, जो कि मैं बना रही हूँ उसका रिलेशन, और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैं इसको किस सेंस में लेके जा रही हूँ, ठीक है। फिर एम्पिरिकल होता है टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इन विच द रिसर्चर एक्सप्रेसेस वेरिएबल इन स्पेसिफिक एम्पिरिकल टर्म and expresses the association among the myriad indicators in observable empirical term. empirical hypothesis में आता है कि आप देखते हो कि दो वेरिएबल आपस में एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट कर रहे हैं वो एम्पिरिकली आप प्रूव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसका वो आ जाता है, वो आपकी ऑपरेशनलाइजेशन के लेवल पे आ जाता है कि अगर मैंने अपना ये कंसेप्चुलाइज कर लिया, लेकिन मैं जाके जब मैं ऑडियंस से बात कर रही हूँ तो मुझे कोई डाटा ही नहीं मिल रहा, कोई इस चीज़ को मानने को ही तैयार नहीं है कि सेक्स एजुकेशन रिड्यूस कर सकती है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, तो इसका मतलब कि मेरा एम्पिरिकल हाइपोथेसिस क्या कह रहा होगा कि अगर तो वो एक्सेप्ट करे तो मैं कहूँगी हाँ, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जो मुझे एम्पिरिकली डाटा मिल रहा है उससे ये रिलेशन जो मैंने बनाया है वो बन रहा है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो मैं कहूँगी कि नहीं बन पा रहा है, एम्पिरिकली ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं अच्छा, यहाँ पे इन्होंने, हाँ, ये इतना आपको डीप डाउन जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ठीक है। इसमें रिलायबिलिटी की डेफिनेशन इन्होंने कहाँ दी हुई है? हाँ, रिलायबिलिटी मीन्स, ठीक है, रिलायबिलिटी मीन्स डिपेंडेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी होती है बेसिकली कि आपकी जो कंसिस्टेंसी, इट सजेस्ट दैट द सेम थिंग इज रिपीटेड और रीअकर्स अंडर द आइडेंटिकल और वेरी सिमिलर कंडीशन। द ऑपोजिट ऑफ रिलायबिलिटी इज एरेटिक, अनस्टेबल। अच्छा, रिलायबिलिटी हम बेसिकली अपने टूल्स को चेक करते हैं। टूल्स इज़ योर क्वेश्चनेयर, योर इंटरव्यू गाइड आपकी, या आप जो हो आपका जो कंटेंट आप यूज़ या केस स्टडी आप देख रहे हो, ठीक है। तो आप रिलायबिलिटी इज़ लाइक कि आप जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने कोरोना के ऊपर जो आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, तो आप कहते हो कि पाकिस्तान में भी सर्वे के सेम क्वेश्चंस यूज़ किए गए, वही सेम क्वेश्चंस अमेरिका में भी यूज़ किए गए और सिमिलर रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपका टूल रिलायबल है। लेकिन अगर सेम कंडीशन में आपके सेम रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपका टूल रिलायबल नहीं है। अमेरिका वाली ऑडियंस को समझ आ गई, पाकिस्तान वाली ऑडियंस को समझ नहीं आ रही, ठीक है। सो दैट मीन्स कि आपका टूल रिलायबल नहीं है। वैलिडिटी सजेस्ट ट्रूथफुलनेस, इट रेफर्स टू हाउ वेल एन आइडिया fits with actual reality. The absence of validity means that the fit between the ideas we use to analyze the social world and what actually occurs in the lived social world is poor. Validity क्या होती है? Validity होती है truthfulness, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मेरे रिसर्च क्वेश्चनेयर में से एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जब मैंने आपके सामने रखा एज ऑडियंस, ठीक है, तो अगर आप उस क्वेश्चन का सही से जवाब नहीं दे पा रहे हो, या मुझे जो मैं जानना चाह रही हूँ, जो मैं सोशल वर्ल्ड से निकलवाना चाह रही हूँ, वो डाटा मुझे नहीं मिल रहा, इसका मतलब मेरा वो क्वेश्चन वैलिड नहीं है। इसका मतलब कि वो क्वेश्चन मेरी आप तक वो मेरी वो बात नहीं पहुंचा पाया है जिससे रिलेटेड मैं डाटा लेना चाह रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन आपसे एग्जैक्टली वैसा डाटा निकलवा पा रहा है जो मैं जानना चाह रही हूँ, यानी कि अगर लेट्स सपोज मैं कहूँ कि मेरी वैलिडिटी का क्वेश्चन ये है कि मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपकी, लेट्स सपोज एक क्वेश्चन हम कहते हैं कि इमोशनल वायलेंस जो है लीड्स टू, मैं आपसे कहती हूँ कि डू यू फील कि आपको कभी फील हुआ है कि आप इमोशनली वायलेंस हुआ है आपके साथ, ठीक है। दैट इज़ माई क्वेश्चन। अब वैलिडिटी ये है कि आप जो हो मुझे आंसर दे रहे हो, ठीक है। इनवैलिडिटी क्या है? मेरा क्वेश्चन वैलिड नहीं है, तब नहीं होगा जब हो सकता है कि मैंने आपको एलैबोरेट ही नहीं किया कि सर्टन केसेस हैं जो कि इमोशनल वायलेंस के अंदर आते हैं, तो आपके साथ क्या इनमें से कोई चीज़ हुई है, ठीक है। तो अगर मैंने आपको एक्सप्लेन ही नहीं किया है कि इमोशनल वायलेंस क्या है और आपको पता ही नहीं है, तो आप, मेरा क्वेश्चन वैलिड ना हुआ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इमोशनल वायलेंस क्या है, ठीक है। फिर आ जाती है रिलायबिलिटी के टाइप्स हैं।
दैट इज़ मेजरमेंट रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी और रिप्रेजेंटेटिव रिलायबिलिटी। 3 टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी आ जाती है। द डिपेंडेबिलिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजर ऑफ अ वेरिएबल। मेजर रिलायबिलिटी आपकी वही क्वेश्चनेयर की बात होगी, डिपेंडेबिलिटी और कंसिस्टेंसी के। एक क्वेश्चनेयर जो कि पाकिस्तान में रिसर्च कर रहा है अबाउट कोरोना वायरस, वही क्वेश्चनेयर अगर अमेरिका की बंदों से लिया जा रहा है तो सेम सिमिलर आंसर्स आ रहे हैं। इट मीन्स के क्वेश्चनेयर वो जो मयरिंग टूल्स हैं वो एक्यूरेट है, रिलायबल हैं। ठीक है। स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी होती है मेजरमेंट रिलायबिलिटी अक्रॉस टाइम। अ मेजर डेट यील्ड, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप देखो कि जब मलेरिया के ऊपर या डेंगू हो गया या इस तरह की जो डिजीज़ेज़ हैं जिनको हम कहते हैं कि वो, या कैंसर हो गया जिसको हम कहते हैं वो सालों साल चल रहे हैं, तो आपने 1 साल पहले डाटा लिया, सेम टूल्स को यूज़ करते हुए आप 5 साल बाद दोबारा डाटा ले रहे हो, तो अगर 5 साल बाद भी लोग आपको जवाब दे पा रहे हैं तो इसका मतलब वो जो टूल है वो इतना स्टेबल है कि वो 5 साल बाद भी आपकी रिसर्च में हेल्प कर रहा है। ठीक है। लेकिन अगर 5 साल बाद वाले लोगों को आपका वो टूल समझ नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि वो टूल स्टेबल नहीं है। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव रिलायबिलिटी, मेजरमेंट रिलायबिलिटी अक्रॉस ग्रुप्स, अ मेजर दैट यील्ड्स कंसिस्टेंट रिजल्ट फॉर वेरियस सोशल ग्रुप्स। रिप्रेजेंटेटिव रिलायबिलिटी जैसे हम कहते हैं कि हमने चेक करना है इसको स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स की एवेल्यूशन करनी है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स की एवेल्यूशन का एक टूल होता है कि उनमें आप देख रहे हो कि वो क्लास असाइनमेंट्स कितने अच्छे से कर रहे हैं, वो पेपर में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी रीडिंग स्टाइल कितना अच्छा है, उनकी लर्निंग ग्रेस्पिंग कितनी अच्छी है। ठीक है। अब यही वाला टूल मैं पूरी दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में यूज़ कर रही हूँ तो मुझे स्टूडेंट की एवेल्यूशन मिल रही है, तो इट मीन्स कि ये एक क्लास मतलब एक स्टूडेंट एवेल्यूशन का रिप्रेजेंटेटिव टूल है कि ये रिलायबल है। स्टूडेंट की पूरी दुनिया में आपने किसी भी स्टूडेंट को एवेल्यूएट करना है तो आप ऐसे एवेल्यूएट कर सकते हो। लेकिन अगर वो यहाँ के स्टूडेंट को एवेल्यूएट कर रहा है, वहाँ के स्टूडेंट को नहीं कर पा रहा, तो इट मीन्स कि ये टूल रिप्रेजेंटेटिव टूल नहीं है। ठीक है। ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ये आगे इन्होंने इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी और मल्टीपल इंडिकेटर्स। मेजरमेंट रिलायबिलिटी अक्रॉस इंडिकेटर्स आर मेजर दैट यील्ड कंसिस्टेंट रिजल्ट्स यूजिंग डिफरेंट स्पेसिफिक इंडिकेटर्स assuming that all measures the same construct. Multiple indicators, the use of multiple procedures or several specific measures to provide empirical evidence of the level of variable. अच्छा, मल्टीपल इंडिकेटर्स होती हैं कि आपके इसमें ये देखो यहाँ पे इन्होंने बताया होगा, एग्जाम्पल इन्होंने कोई दी हुई होगी। अच्छा, इंडिकेटर्स आपके ये होते हैं कि आप ये देखो कि जैसे मैंने यहाँ पे आपकी आगे इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी इज़ लाइक कि जैसे 6 स्टूडेंट्स को मैं लेती हूँ। ठीक है। अगर तो वो, और मैं उन 6 स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। ठीक है। और मैं ये देख रही हूँ कि इन 6 मतलब मैंने 6 स्टूडेंट्स लिए और उन लोगों को 15 मिनट दिए। ठीक है। सेम डॉक्यूमेंट दिया, सेम तरह की उनकी जो है लाइक 6 के 6 जो हैं वो जो हैं अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, 6 के 6 की आई साइट सही है। ठीक है। तो मेरा जो रिज़ल्ट है वो इक्वल आएगा। ठीक है। लेकिन अगर उन 6 में से मैं इंडिकेटर्स चेंज कर देती हूँ, लाइक 2 जो हैं वो उनको लैंग्वेज बैरियर है। ठीक है, उन्हें ट्रांसलेट करना है। 2 जो हैं उनकी आईसाइट का प्रॉब्लम है। ठीक है। और 2 जो हैं वो पहले भी पढ़ चुके हैं इस डॉक्यूमेंट को, तो ये डिफरेंट आ गए ना। तो उसमें क्या होगा, आपका ये जो टूल है
वो नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपके इंडिकेटर्स डिफरेंट हो गए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक किया और यहाँ पे उन्होंने अलग अलग कर दिए। ठीक है, अच्छा आगे वैलिडिटी की टाइप्स हैं, इन्होंने बताई नहीं है, मैं ये किधर है, हाँ अच्छा वैलिडिटी की टाइप्स पे अगर आप आ जाओ तो डेट इज़ measurement validity, how well an empirical indicator and the conceptual definition of the construct that the indicator is supposed to measure fit together। अच्छा, अब ये वही बात आती है यहाँ पे, जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है, वैलिडिटी इज़ एन ओवर यूज टर्म, समटाइम्स इट इज़ यूज टू मीन ट्रू और करेक्ट, देर आर several general types of validity, here we are concerned with measurement validity which also has several types, non-measurement types of validity are discussed later। when we say that an indicator is valid, it is valid for a particular purpose and definition, the same indicator may be less valid or invalid for other purpose, for example the measure of morale discussed above, for example questions about feelings towards school might be valid for measuring morale among टीचर्स बट इनवैलिड फॉर measuring morale among पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है, अब ये देखो, ये आपके इंडिकेटर की अब बात आती है। यहाँ पे भी मेजरमेंट वैलिडिटी क्या है कि आपसे ये पूछा जा रहा है, जैसे लेट सपोज उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि मोरल को डिस्कस को मेजर करना। ठीक है, स्टूडेंट के मोरल को डिस्कस करना, या एक इंडिविजुअल एक बंदे की मोरल को आप डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, अब टुवर्ड्स समथिंग है ना, तो वो ये कहता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो अगर आप एक स्टूडेंट से पूछ रहे हो, मी एज अ स्टूडेंट, और मेरा मोरल, आप मेरा रिलेशन बना रहे हो मेरे टीचर या मेरी यूनिवर्सिटी के साथ, तो वो डिफरेंट होगा। और अगर मुझसे आप एज अ पब्लिक पूछ रहे हो और मुझसे मोरल पूछ रहे हो आप पुलिस ऑफिसर का, तो वो डिफरेंट होगा। तो मेजरिंग वैलिडिटी की वो यहाँ बात करता है कि आपकी अगर तो इंडिकेटर सेम है, ठीक है, यानी कि आप सबसे आपकी जो अब यहाँ पे देखो मोरल की एक डेफिनेशन होती है, बट आपकी कंसेप्चुलाइज डेफिनेशन क्या कहेगी, वो ये कहेगी कि आप किसका मोरल पूछना चाह रहे हो, आप कौन से लोग हैं जिनसे आप मोरल के बारे में पूछना चाह रहे हो। आप टीचर का मोरल पूछना चाह रहे हो, आप पुलिस ऑफिसर से, आप डॉक्टर से रिलेट कर रहे हो, आप एक स्टूडेंट से पूछना चाह रहे हो, आप एक पब्लिक से पूछना चाह रहे हो, आप एक पेशेंट से पूछना चाह रहे हो। अब मैं एक इंडिविजुअल, मैं एक पेशेंट भी हो सकती हूँ, मैं डॉक्टर के मोरल के बारे में भी कह सकती हूँ कि डॉक्टर का, मेरा डॉक्टर के साथ रिलेशन कैसे मेरा मोरल अप करता है, मोरल तो मेरा ही है ना। ठीक है, या एक स्टूडेंट की तरह मेरा टीचर के साथ मोरल कैसे अप होता है या डाउन होता है, और एक पुलिस ऑफिसर के साथ। ठीक है, लेकिन अब वो जो मोरल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस आपकी कंस्ट्रक्टेड डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। अगर वो क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस तो ओपन एंडेड होंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस अगर आप मुझसे एज स्टूडेंट पूछ रहे हो तो उसका आंसर डिफरेंट आएगा, वो उस हिसाब से आएगा अगर आप पूछना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप मुझसे ओवरऑल पूछोगे और आपने अपनी जो कंसेप्चुलाइज डेफिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, तो मैं आपको वो आंसर नहीं दे सकती। अगर आपकी रिसर्च टीचर से रिलेटेड है और मैं आपको डॉक्टर से रिलेटेड जवाब दे रही हूँ, तो वो तो डेफिनेटली वैलिड नहीं होगा। ठीक है, दूसरी आ जाती है फेस वैलिडिटी, अ टाइप ऑफ मेजरमेंट वैलिडिटी इन विच एन इंडिकेटर मेक्स सेंस एज अ measure of a construct in the judgment of others, especially in the scientific community। A type of measurement validity in which an indicator makes sense as a measure of a construct in the judgment of others। ठीक है, फेस वैलिडिटी होती है is the most basic and easiest type of validity to achieve। It is a judgment by the scientific community that the indicator really measures the construct, it addresses the question on the face of it, do people believe that the definition and method of measurement fits। For example, few people would accept a measure of college student math ability by asking student what 2 plus 2 equals, this is not a valid measure of college level maths ability on the face of it।
अच्छा, अब फेस वैलिडिटी क्या होती है? ये कहता है कि मैंने आपका अगर आईक्यू लेवल चेक करना है, ठीक है? अब मैं ये कहती हूँ, मैं आपके सामने क्वेश्चन रखती हूँ कि अच्छा आप मुझे बताओ 3+2 कितना होता है, ठीक है? आप मुझे फ़ौरन से जवाब दोगे, मैं कहूँगी हाँ आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है? लेकिन ये मैं क्या कर रही हूँ, मैंने तो आपसे एक नॉर्मल सम पूछा ना। अब मैं आपका लेवल तो चेक नहीं कर रही कि आप 5 क्लास के बच्चे हो या आप जो हो यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे हो। सो फेस वैलिडिटी लाइक अगर मैं फेस वैलिडिटी होती है बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसे सवाल होते हैं जैसे आप मोबाइल के बारे में सर्वे कर रहे हो, ठीक है? तो अब आप मोबाइल के बारे में सर्वे कर रहे हो, तो आपने रन टाइम पे खड़े होकर पूछा अच्छा ये मोबाइल है, इसको यूज़ करके दिखा दो, ठीक है? ये नया मॉडल आया है, आप उसको यूज़ कर लेते हो और आप उसे ईजिली ओपन कर लेते हो। तो मैं कह देती हूँ कि जी ये सैमसंग का ये जो मॉडल है ये ईजीली यूज़ेबल है, इसका मतलब ये हर बंदा, कोई भी बंदा खोल के इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो ये मॉडल जो है ये बहुत अच्छा है कि इससे एक रैंडम बंदा भी इस्तेमाल कर ले रहा है, ठीक है? लेकिन ये वहाँ तक वैलिड है जहाँ आपने एक रैंडम बंदा तो देखा, लेकिन आपने एक ऐसे बंदे को पकड़ाया मोबाइल जिसको मोबाइल इस्तेमाल करना आता है। अब आप आगे गए और आपने एक ऐसे बंदे को मोबाइल पकड़ा दिया जिसको ऑटोमेटिक मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना आता, तो वो फिर यूज़र फ्रेंडली तो ना हुआ, उसके पे तो वैलिडिटी चेंज हो गई ना, ठीक है? थर्ड आता है कंटेंट वैलिडिटी, अ टाइप ऑफ मेजरमेंट वैलिडिटी दैट रिक्वायर्स दैट अ मेजर रिप्रेजेंट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंसेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ अ कंस्ट्रक्ट। अब ये आती है कंटेंट वैलिडिटी, होती है कि आपके वो सारे क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चन पे लिखे हैं वो आपके कंटेंट से रिलेट करते हैं, यानी कि जिस बारे में आपने डेफिनेशन, आपकी जो कंसेप्चुलाइजेशन डेफिनेशन है, अगर वो उससे रिलेट कर रहे हैं तो आपको लोगों का आंसर भी सही आएगा। अगर उससे रिलेट नहीं कर रहे तो आपको आपने उन क्वेश्चंस को अपनी कंसेप्चुलाइजेशन डेफिनेशन के साथ रिलेट नहीं किया है, तो लोग आपको वैसे आंसर्स नहीं दे पाएंगे जैसा आप अपनी रिसर्च में फाइंड आउट करना चाहते हो, ठीक है? फिर आगे इसकी आ जाती है क्रिटिशियन वैलिडिटी, मेजरमेंट वैलिडिटी डेट रिलाइज ऑन सम इंडिपेंडेंट आउटसाइड वेरिफिकेशन। ऐसी वैलिडिटी जो कि किसी आउटसाइड वेरिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है, किसी इंडिपेंडेंट चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। कॉन्करेंट वैलिडिटी, मेजरमेंट वैलिडिटी डेट रिलाइज ऑन अ प्री एग्जिस्टिंग एंड ऑलरेडी एक्सेप्टेड मेजर। अच्छा, अब ये इंडिपेंडेंट आउटसाइड वेरिफिकेशन क्या है? ये इसके अंदर आ सकता है कि कोरोना वायरस जैसे एक न्यू चीज़ है, एक इंडिपेंडेंट एक चीज़ जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों को एक आउटसाइड वेरिफिकेशन है, ऐसी किसी चीज़ पे आप काम कर रहे हो तो डेट इज़ क्राइटेरियन वैलिडिटी। कॉन्करेंट, या अगर आप कहते हो आप पाकिस्तान में एक टर्किश ड्रामे के बारे में पूछ रहे हो, तो वो हर किसी ने नहीं भी देखा हुआ है लेकिन एक ट्रेंड चला हुआ है, तो वो आउटसाइड चीज़ ना, ठीक है? तो ये क्राइटेरिया हो गया। कॉन्करेंट क्या है? जो प्री एग्जिस्टिंग चीज़ है। प्री एग्जिस्टिंग चीज़ जैसे मैं कहूँ कि मैं डेली लाइफ से रिलेटेड किसी चीज़ के ऊपर बात कर लेती हूँ, मैं आपसे मौसम से रिलेटेड कुछ पूछ रही हूँ, ठीक है? या मैं आपसे गुर्बत के बारे में पूछ रही हूँ, इट्स अ प्री एग्जिस्टिंग थिंग ना। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, मेजरमेंट वैलिडिटी दैट रिलाइज ऑन द अकरेंस ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स ऑफ बिहेवियर दैट इज लॉजिकली कंसिस्टेंट टू वेरीफाई द इंडिकेटर ऑफ अ कंस्ट्रक्ट। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होती है कि एक ऐसा सवाल जो मैं पार्टिसिपेंट से पूछ रही हूँ जो कि वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि फ्यूचर से, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अच्छा कोविड के बाद स्टॉक मार्केट कहाँ जाएगी, ठीक है? इकोनॉमी का क्या हाल होगा, दैट इज़ अ प्रिडिक्शन थिंग सवाल जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, अ टाइप ऑफ मेजरमेंट वैलिडिटी दैट यूजेस मल्टीपल इंडिकेटर्स एंड हैज़ टू सब टाइप्स, हाउ वेल द इंडिकेटर ऑफ वन कंस्ट्रक्ट। ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है जिसमें आप 2-3 इंडिकेटर्स के थ्रू आप एक चेक करना चाह रहे हो, मीन्स मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हो आप किसी चीज़ के। ये इसमें आ जाता है जैसे कि मैं आपका की पर्सनैलिटी चेक करना चाह रही हूँ, आपका लेट सपोज मैं कहती हूँ मैं आपकी सेल्फ़ इस्टीम चेक करना चाह रही हूँ, तो मैं सेल्फ़ इस्टीम आपकी रिलेटेड टू वर्क प्लेस भी पूछूंगी, रिलेटेड टू फ्रेंड्स पूछूंगी, रिलेटेड टू फैमिली। ये क्या, ये डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं और मैं उससे ओवरऑल फिर देखूंगी कि हाँ आप में सेल्फ़ इस्टीम आपकी हाई है या लो है। फिर कन्वर्जेंट वैलिडिटी आती है, टाइप ऑफ मेजरमेंट validity for multiple indicators based on the idea that indicators of one construct will act like
और कन्वर्ज, ठीक है। अच्छा, कन्वर्जेंट होती है कि इसमें क्या है कि आप वैलिडिटी देख रहे हो कि एक उसमें तो आप देख रहे हो ना, हर एंगल से देख रहे हो, हर इंडिकेटर से। इसमें क्या होता है कि आप ये देख रहे हो कि मैं मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह रिलेट हुए हुए हैं कि मैं ये देख रही हूँ कि अगर आपका फैमिली में सेल्फ इस्टीम लो है तो वो ऑटोमेटिकली ये शो कर रहा है कि दूसरे का भी आंसर चेंज कर दे रहा है कि फिर मतलब मेरे आगे के क्वेश्चंस उससे रिलेट कर रहे होंगे कि अच्छा, फैमिली में आपकी कोई बात नहीं सुनता तो वर्क प्लेस में भी आपको फील होता है क्योंकि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने आगे के क्वेश्चंस को आपके पीछे वाले आंसरों के साथ रिलेट कर रही हूँ, ठीक है। जैसे आपने अक्सर क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें लिखा आता है कि अच्छा, अगर आपकी इफ़ येस देन आंसर दिस, इफ़ नो देन आंसर दिस। तो इस तरीके से करना, डेट इज़ कन्वर्जेंट वैलिडिटी, ठीक है। अच्छा, आगे ये आप पिक्चर्स भी देख सकते हो, तो इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। अगर इसमें कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ लेना, ऑल्दो ये काफ़ी ईजी वे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ओके क्लास, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, हाँ वैसे रिलायबिलिटी और वैलिडिटी आप लोगों ने स्टैट्स में शायद पढ़ा हो, और अगर नहीं पढ़ा तो आप एडवांस स्टेटिस्टिक्स में पढ़ोगे ज़रूर, ठीक है। अगर पढ़ा हुआ है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम सैम्पलिंग पढ़ेंगे, फिर हमारा 2 टॉपिक और रह जाएंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।